सभी को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी समय हो सभी के लिए। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट, मेरे प्यारे से प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने प्यारे भाई के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जो क्वेश्चन अगर पहले से आप जानते हैं तो इसमें कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास 10 का पहला वीडियो यूरोप में राष्ट्रवाद लेके आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले यहाँ देखिएगा, ये क्लास 10 का है और ये पूछा गया प्रश्न है और ये आपका एनसीईआरटी का ये पूरा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी किताब का एनसीईआरटी का है और ये चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन का बात किया जाए तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आता है? अब बात किया है दो देश का, पहला का नाम है इटली और दूसरा का नाम है जर्मनी। वर्तमान का मतलब जो समय अभी चल रहा है, यानी इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आता है? आप सब जानते होंगे महादेशों की संख्या कितना है, 7। और 7 में से जो है हम सबको ये बताना है कि इटली और जर्मनी कौन महादेश में आता है। तो पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद तीसरा है यूरोप और चौथा क्या है? एशिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूरोप। यानी यूरोप महादेश में इटली आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, इंग्लैंड आता है, ये सभी जो देश आता है यूरोप महादेश में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? दूसरा नंबर कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? फ्रांस का बात किया है, देखिए फ्रांस भी है, तो फ्रांस भी कौन महादेश में? यूरोप महादेश में पड़ता है। तो फ्रांस में बोला है किस शासक वंश पुनर्स्थापना, यानी पहला व्यवस्था पुनर्स्थापना के लिए फिर से जो व्यवस्था चल रहा था फिर से लाया गया था, तो वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो आप सब जानते हैं, पहला का नाम है हैबर्सबर्ग, दूसरा है आर्लियंस वंश और तीसरा है बुर्बो वंश और चौथा है जारशाही। तो इसका सही जो आंसर होगा बुर्बो वंश। सही आंसर क्या होगा? बुर्बो वंश, यानी सी नंबर सही होगा। और बुर्बो वंश का राजा आप सब जानते होंगे कौन था? लुई सोलामा, जो बहुत खतरनाक राजा था। और खतरनाक ये किसके लिए जो है बना था, इसको बनाया था कि तो मैरी एंतुआयंत कौन थे? इनकी पत्नी थी जो कि बहुत खर्चीली थी। ये अपने कारोबार में बहुत सी जो है कारीगर को लगाया था, आप सबको हम बताए होंगे क्लास में। और जो भी बच्चा नहीं भी जानता है तो थोड़ा सुन लीजिए, इसका पत्नी का नाम क्या था? मैरी एंतुआयंत। अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? जब मेजनी की बात आती है तो इस पर दया आती है, क्योंकि ये नागरिक के लिए बहुत अच्छा काम किया था। तो पहला है लाल सेना, दूसरा है कार्बोनरी और तीसरा है डायट और चौथा तो इनमें कोई नहीं बोला है। तो इसका सही आंसर है जो कार्बोनरी है। सही आंसर क्या होगा? कार्बोनरी, यानी बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाएगा तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? आप फिर दो देश का बात आया है, पहला इटली और दूसरा जर्मनी, और ये दोनों यूरोप महादेश में पड़ता है। जब इटली और जर्मनी एकीकरण कहते हैं किसी भी वस्तु को एक करना एकीकरण कहलाता है। जो बटे हुए वस्तु है उसको एक करना एकीकरण कहलाता है। जब एकीकरण हो रहा था तो इसके विरोध में कौन देश था? आप सब जानते होंगे। तो इसको विरोध में जो था ऑस्ट्रिया था, और ऑस्ट्रिया का एक राजा था जिसका नाम क्या है? मेटरनिक। ये बहुत खतरनाक राजा था, कट्टर प्रतिक्रियावादी इसको कह सकता है, लतखोर भी कह सकता है इस राजा को। अगला 5 नंबर है, काउंट काबूर ने विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? यानी किस पद पर क्या किया था? नियुक्त किया था। तो इसको जो बनाया था प्रधानमंत्री। कौन मंत्री? प्रधानमंत्री। और आप सब कमेंट में बताइए अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, कमेंट में बता दीजिएगा। इसका आंसर हम नहीं जानते, आप सब जानते होंगे, तो इसका आंसर दे दीजिएगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। अगला, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी नाम है क्या? गैरीबाल्डी पेशे का मतलब है कि इसका पूर्वज, इसका काम क्या था, या तो इसका पूर्वज जो काम क्या कर रहा था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही तो नहीं था, किसान भी नहीं था, ये नाविक था। क्या था? नाविक। नाविक किसको कहते हैं? तो नाव चलाने वाले को क्या कहते हैं? नाविक कहा जाता है। तो ये पेशे से नाविक था।
अगले क्वेश्चन की बात किया जाएगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो बताइए आप सब कमेंट में पहले कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण करने वाला का नाम था, जो व्यक्ति था, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट था। इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला, जाल्बेरिन एक संस्था थी। तो जाल्बेरिन की जब भी बात किया जाएगा तो ये व्यापारियों की एक संस्था थी जिसका नाम था जाल्बेरिन। तो जाल्बेरिन कितने नंबर में जो है जाल्बेरिन का बात किया जाएगा तो एक नंबर नहीं है, बी नहीं है। इसका मतलब कौन होगा? इसका आंसर कौन होगा? चलिए इसका आंसर जो सही हो जाएगा बी नंबर, यानी व्यापारियों का ये संस्था था। अगला का बात किया जाएगा, रक्त एवं लौ का नीति का अवलंबन किसने किया था? आप सब कमेंट में बताइए, रक्त एवं लौ का नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आप सबको मालूम होगा ये करने वाला कौन था? वही बिस्मार्क। इसमें बिस्मार्क जो है ऑप्शन कितना नंबर में है? बी नंबर सही हो जाएगा कि किया था बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन का बात किया जाएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि का बात किया जाएगा तो ये 1871 में हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। तो इसका सी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाएगा, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए तो उस समय का जो है बढ़िया एक देश था जो हर नागरिक को जो है प्रतिष्ठा का सकता है, इज्जत का सकता है देने वाला एक देश था जिसका नाम था यूनान। जिसका देश का नाम क्या था? यूनान था। 12 नंबर क्वेश्चन, एड्रियानोपुल की संधि लिखना भूल गए थे। एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई एवं कब हुआ था? कब हुआ था? तो एड्रियानोपुल की संधि जो हुआ था 1829 में तुर्की के साथ।